इन अजीम हस्तियों को बड़े गौर से देखें, इनकी फैन फॉलोइंग आपकी सोच से भी ज्यादा है। ये इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, मॉडल्स भी हैं और कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, जिनकी बेस पर मिलियंस ऑफ फैंस की सोच एंड जिंदगी को ऐसे ढाल रही हैं कि बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या इस दुनिया पर आने का मकसद यही है जो ये मॉडल्स हमको सिखा और बता रही हैं? क्या बाकी सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो फजूल है? क्या हमको बाकी हर चीज को खैर बात कहकर इन जैसा बन जाना चाहिए? अगर लाइफ ऐसे ही गुजारनी थी तो मुसलमानों का मर्ज वजूद में आने का मकसद ही क्या था? फिर काहे की इतनी स्ट्रगल जो हमने माजी में उठाई? ये वो सवाल है जिनका मॉडर्न सिविलाइजेशन को सामने रखते हुए जवाब मालूम होना बहुत जरूरी है। सो वीडियो कंप्लीट देखनी है और कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। खैर, ये बातें समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेकर जाना पड़ेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाए जाने के बाद इरादा खुदाबंदी से हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर तशरीफ लेकर आए। अरबों को अल्लाह ने फजीलत दी क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से ही थे। ये रुतबा खुदाबंदी जिनको मिल गया, लेकिन साथ ही अल्लाह ने धमकी भी दे दी थी सूरत मोहम्मद में, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि अगर तुम पीठ दिखाओगे उस मिशन को जो हमने तुम्हारे हवाले किया है, तुम्हें हटाएंगे, किसी और को ले आएंगे। और ये बात हो चुकी है 13वीं सदी ईस्वी यानी 1298 में, जब सकूत बगदाद हुआ। अरबों के हाथों से आलम इस्लाम की क़यादत छीन ली गई, माजूल कर दिया गया। इसके बाद क़यादत किन के हाथों में आई? तुर्कों के हाथों में आई। तुर्कान तैमूरी हिंदुस्तान में, तुर्कान सफवी ईरान में, तुर्कान सल्जोकी मिडल ईस्ट में और तुर्कान उस्मानी का तो क्या ही कहना, एशिया माइनर से चलकर मशरकी यूरोप का कितना बड़ा इलाका दी ग्रेट ऑटोमन अंपायर का हिस्सा था। सदियों तक बेहतरीन हुकूमत करने के बाद जब ऑटोमन अंपायर का भी डाउनफॉल शुरू हुआ तो मॉडर्न सिविलाइजेशन की बुनियाद रखने वालों ने ये फैसला किया कि नहीं, अब मुसलमानों को हुकूमत करने की इजाजत नहीं मिलेगी। यहाँ से मुसलमानों की पस्ती का सफर शुरू हुआ। इसी दौर में सबसे पहले सर सैयद अहमद खान और बाकी साथियों ने मॉडर्न सिविलाइजेशन को समझना शुरू किया और लोगों में इस बात का शऊर पैदा किया कि जब तक हम इस्लाम के बुनियादी असूलों की बुनियाद पर मॉडर्न सिविलाइजेशन में दाखिल नहीं होंगे, हमारा यानी मुसलमानों का सर्वाइवल नामुमकिन है। इसके बाद अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्नाह, जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को समझ चुके थे, इन्होंने फैसला किया कि हमको सब मुसलमानों को इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अलहदा मुल्क भी चाहिए ताकि हम इस्लामी असूलों के मुताबिक मॉडर्न सिविलाइजेशन को समझ सके और इसमें दाखिल हो सके। फाइनली जब काफी ज्यादा तगो-दो के बाद जब पाकिस्तान बन गया तो यहाँ से आगे सारी गेम शुरू हुई। पाकिस्तान बनने के बाद नेक्स्ट मिशन ये था कि दुनिया के तमाम मुसलमानों को इकट्ठा किया जाए, जिसकी शुरुआत तो तब से हो चुकी थी जब पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बनने के आखिरी मराहिल में था। जब इंडोनेशिया की आजादी में शामिल होने के लिए कैद आज़म ने मुसलमान लोगों को कायल किया कि हमको इंडोनेशिया की आजादी में हेल्प करना होगी, जिसकी वजह से बहुत से मुसलमान इंडोनेशिया की आजादी की तहरीक में शामिल होने के लिए चले भी गए। सो दुनिया के तमाम मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा करके सुपर पावर बनने का बिगर प्लान पाकिस्तान के बनने से पहले था और बनने के बाद शुरू हो गया। इसी सिलसिले में पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप ने पूरे मिडल ईस्ट का दौरा भी किया, लेकिन क्योंकि उस टाइम मिडल ईस्टर्न मुल्क अपने डोमेस्टिक मसलों में फंसे हुए थे, इसलिए ये बात ज्यादा बढ़ न सकी। लेकिन सुपर पावर बनकर मुस्लिम उम्मा को लीड करने का प्लान पाकिस्तान ने जारी रखा, जिसके लिए OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बुनियाद रखने में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लामिक कंट्रीज की सबसे बड़ी एंड इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक मौजूद है। खैर, इसी के साथ पाकिस्तान ने दुनिया के बाकी ममालिक में इस्लाम के प्रचार पर काम भी शुरू कर दिया, ताकि जो लोग इस्लाम के बारे में नहीं जानते उनको भी इस्लामिक दुनिया की शनाख्त कराई जाए। इसी काविश के नतीजे में काजकिस्तान, आजरबाईजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान में मुसलमानों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। फर्दर पाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया के मुल्कों को डिप्लोमेसी, ट्रेड, बैंकिंग, अकाउंटिंग और हत्ता के इंग्लिश जबान के अबूर पर भी ट्रेनिंग दी। इसी के साथ सारा मिडल ईस्ट भी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में था। इस सारे एरिया में पाकिस्तान हर कंट्री की मदद कर रहा था, जैसे कि UAE को आर्मी के खड़ा करने में, ट्रेन करने में और स्मॉल आर्म सप्लायर के तौर पर सबसे पहले पाकिस्तान ने हेल्प की। इसके अलावा सऊदी अरेबिया की रॉयल एयर फोर्स को खड़ा करने में पाकिस्तान का ही सबसे बड़ा हाथ था। मजीद कुवैत, कतर और बहरीन की मिलिट्री को एस्टेब्लिश करने में पाकिस्तान ही था जो हेल्प करता गया। जब तमाम मुस्लिम ममालिक पर पाकिस्तान ने हाथ मजबूत कर लिया तो अब बारी थी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन के बाकी ममालिक की तरह पाकिस्तान के पास भी एटमी हथियार हो, ताकि जब मुश्किल वक्त आए तो मुसलमान भी अपना दिफा कर सके, जो कि काफी ज्यादा सालों की मेहनत के बाद 1998 में पाकिस्तान एटॉमिक पावर बन गया। इस सारे सफर को, जर्नी को, जिसमें पाकिस्तान का बनना, तमाम मुस्लिम ममालिक का इकट्ठा होना, मुसलमानों का अपनी मिलिट्रीज को मजबूत करना, फिर एटॉमिक पावर बनकर मॉडर्न सिविलाइजेशन को इस्लामी कवानीन के मुताबिक ढालना, ये सब कुछ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका, जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का सुपर पावर मुल्क था, उसने भांप लिया। और अमेरिका इस बात से भी खबरदार था कि माजी में मुसलमानों का गठजोड़ एंड ऑटोमन अंपायर किस लेवल की अंपायर थी। सो अमेरिका को पता था कि अगर पाकिस्तान एंड मुस्लिम ममालिक को हाथ में ना किया गया तो कल को इस्लामिस्तान के नाम से एक ऐसी सिविलाइजेशन एंड अंपायर खड़ी हो जाएगी जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को तहस नहस करके रख देगी। इन सारी बातों को सामने रखते हुए भांपते हुए हिडन सोसाइटीज ने
सुपर पावर अमेरिका को आगे किया कि मुसलमानों और उनके ममालिक को कंट्रोल करो। इस तरह पहली दफा अमेरिका ने हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को अमेरिका बुलाया और इसी दौरे में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने लियाकत अली खान से पाकिस्तान में CIA बेस बनाने का मुतालबा किया, लेकिन लियाकत अली खान ने इस बात को रद्द कर दिया, टाल दिया। लेकिन ये दौरा अमेरिका के फ्यूचर प्लान्स को लेकर बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। अमेरिका पाकिस्तान में म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट के जरिए दोस्ती के नाम पर दाखिल हुआ, जिसके तहत अमेरिका का मिलिट्री असिस्टेंस एडवाइजरी ग्रुप रावलपिंडी में एस्टेब्लिश कर दिया गया। इस सारी दोस्ती को बढ़ाने के लिए ताकि अमेरिका एशिया के बाकी ममालिक पर भी नजर रख सके, अमेरिका ने पाकिस्तान में US एड के नाम से फंडिंग करना शुरू कर दी। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान फाइनेंशियली इतना ज्यादा मजबूत था कि चाइना जैसा मुल्क फाइनेंशियल हेल्प के लिए पाकिस्तान से राब्ता कर लेता था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की पाकिस्तान में फंडिंग जारी रही। पाकिस्तान इस कदर अमेरिका के करीब होता गया कि चाइना और अमेरिका में डिप्लोमेटिक टॉक भी पाकिस्तान ने शुरू कराई। जैसे जैसे अमेरिका पाकिस्तान को करीब करता गया, वैसे वैसे पाकिस्तान फंसता गया, जिसका रिजल्ट कुछ यूं निकला कि जो पाकिस्तान मुसलमानों को इकट्ठा करके सुपर पावर बनना चाहता था, अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका के ख्वाबों की तकमील में जुड़ गया। हमारा मकसद कुछ और था, लेकिन हमारी एजेंसी अमेरिका की एजेंसी के साथ मिलकर वार मिशंस पर लगे रहे। हत्ता कि एक वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तान ने अपने सारे एयर बेसेस अमेरिका के लिए खोल दिए ताकि वो जो कुछ करना चाहे रीजन में कर सकता है। पाकिस्तान एड्स के चक्कर में इतना फंस चुका था कि फाइनली अमेरिका ने इस बात से फायदा उठाते हुए पाकिस्तान को इतना वीक कर दिया कि अब की बार पाकिस्तान US एड्स की बजाय लोन्स लेने पर मजबूर हो गया, जिसका रिजल्ट हम आज तक भुगत रहे हैं। जबकि अमेरिका हमको खुड्डे लाइन लगाकर उसी शान और शौकत से सुपर पावर है। हम जो सब मुसलमान मुल्कों को मिलाकर मॉडर्न सिविलाइजेशन के मुकाबले में इस्लामिक सिविलाइजेशन चाहते थे, सब कुछ, सारी मेहनत जो कि ओटोमन अंपायर के गिरने के बाद की गई, सब कुछ हमारी गलतियों और अमेरिका की हिडन सोसाइटीज ने तहस नहस कर दी। कल को जो मुल्क हमारी हेल्प लेते थे, आज बस हम कशकोल उठाकर उनके पास जाते हैं कि किसी तरह हमारी हेल्प कर दे। हमारे मुल्क का इतना नुकसान हो चुका है कि हम फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली खुद को स्टेबल नहीं कर पा रहे। मजे की बात है कि कुछ लोग समझते हैं कि मुसलमानों को इकट्ठा होने से रोकने के बाद अमेरिका अब साइड पर हो चुका है, अब हम बस तबाही के बाद का नतीजा भुगत रहे हैं। लेकिन नहीं, ये लोग गलत सोच रहे हैं। भाईजान, मुसलमान मुल्कों को तोड़ना तो पहला स्टेप था जो हो चुका। मॉडर्न सिविलाइजेशन का दूसरा स्टेप इस्लामिक टीचिंग्स और इस्लाम को खत्म करके वो निजाम नाफिज करना है जिससे मुसलमान खत्म हो जाएं, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन को पता है कि मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक एक वक्त ऐसा आना है जब सारी दुनिया पर इस्लाम का गलबा होगा और हर जगह इस्लाम ही इस्लाम होगा। सो इसी बात को दिमाग में रखते हुए मॉडर्न सिविलाइजेशन इस अमर के ना होने का सदेबाब कर रही है, जिसका वाहिद हल ये है कि इस्लाम को खत्म कर दिया जाए। ना इस्लाम होगा और ना ही दुनिया पर इसका गलबा होगा। इसलिए मॉडर्न सिविलाइजेशन ऐसा माहौल पैदा कर रही है कि सबसे पहले मुसलमानों के अकायद तब्दील किए जाएं। जब तक मुसलमानों के इस्लामी अकायद की बुनियादों को हिलाकर तहस नहस नहीं कर दिया जाता, तब तक कुछ हासिल नहीं हो सकता, जिसकी इब्तदा हो चुकी है। आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। इस गिरती हुई मईशत में भी नाच गाना, लश लाइफ, शराब, छोटे कपड़े, गलत काम को बढ़ावा देकर फिर उस पर फख्र करना सब अरूज पर है। ये छोटे कपड़े पहनना या फिर ऐसी ड्रेसिंग करना जिसमें बॉडी पार्ट्स तक नजर आते हैं, आपको क्या लगता है कि ये मिलियंस ऑफ फैंस रखने वाली इन्फ्लुएंसर्स शौकिया करते हैं? नहीं, ये इनको कहा जाता है, इनकी ज़हनसाज़ी की जाती है। एक खास प्लान के तहत कोई भी ट्रेंड मार्केट में शुरू किया जाता है, वो भी इन्हीं अजीम हस्तियों के जरिए, ताकि बड़े लेवल पर ये ज़हनसाज़ी बाकी लोगों तक पहुंचाई जाए। आपको क्या लगता है कि ये सब करने से इस्लाम की सरबुलंदी होती है? नहीं, बल्कि खोखला हो रहा है। हमारे अकायद कमजोर से कमजोर किए जा रहे हैं ताकि फ्यूचर में हमारा सफाया किया जा सके। इसी प्लान के तहत लिबरल सोच के लोग मार्केट में मौजूद है, जिनका काम इस बात को करने के लिए जद्दोजहद करना है जो इस्लाम में मना है। जैसा कि रिसेंटली मैं इस बंदे की वीडियो देख रहा था, ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। ये कहता है कि जब तक पाकिस्तान अल्कोहल पर, शराब पर से बैन को खत्म नहीं कर देता, तब तक हमारे मुल्क में टूरिस्ट सैर करने के लिए नहीं आएंगे। एक गोरा जो जर्मनी से यहाँ सैर करने आता है, वो तबलीग करने नहीं आता। उस गोरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ पर लोकली हेड बिलीफ क्या है, यहाँ इस्लाम क्या कहता है। वो गोरा यहाँ पर पार्टी करने आ रहा है, वो यहाँ पर शराब, डांस और पार्टी करने आना चाहता है। लेकिन अगर उसे कहा जाए कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते, स्पेशली पाकिस्तान में, तो वो गोरा कभी पाकिस्तान नहीं आएगा। इस काम को बाकी मुल्कों में किया जा रहा है, फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं किया जा रहा? ये कहना था इस जर्नलिस्ट का। इस बात को जरा चेक करें कि कैसे हमारे लिबरल सोच के लोग इस बात को यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को कर रहे हैं कि शराब पर से बैन उठाओ ताकि गोरा पाकिस्तान में आकर पार्टी कर सके। जरा चेक करें कि इस्लाम की बुनियादें किस तरह हम मुसलमानों में कमजोर कर दी गई हैं। यही तो मॉडर्न सिविलाइजेशन चाहती है, जिसको ये नाम नेहाद मुसलमान प्रमोट करते हैं। एक चीज इस्लाम में हराम है, फिर क्यों हम गोरे को खुश करने के लिए बैन उठाए? नहीं आना चाहता तो ना आए, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या अल्लाह को खुश करना ज्यादा अहम है या उस गोरे को? सामने बैठे किसी स्टूडेंट ने इस बंदे से नहीं पूछा। मजीद देखें, ये बंदा अपनी हर मूवी के रिलीज होने से 1-2 महीने पहले उम्रा करने जाता है और फिर मंदिरों में पूजा, और ये खुद को मुसलमान कहता है। फिर ये
बंदा उम्रा भी करता है और पूजा पाठ भी करता है और ये खुद को प्राउड मुसलमान भी कहता है। मैंने हिस्ट्री में ऐसे लोग नहीं देखे जो मुसलमान भी हों और हिंदू भी, लेकिन दुनिया वालों को कहते हो कि हमको मुसलमान कहो क्योंकि हम इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। पता नहीं कौन सा इस्लाम ये फॉलो कर रहे हैं, मेरी समझ से तो बाहर है। ये सब मॉडर्न सिविलाइजेशन का हिस्सा है। मजीद हमको खोखला करने के लिए इस्लाम में फिरका वारियत अरूज पर है। इससे किसका फायदा है, इस्लाम का या मॉडर्न सिविलाइजेशन का? ऑब्वियसली इससे सिर्फ उसको फायदा है जो इस्लाम को खत्म करना चाहता है। और ये तो मैंने बस चंद मिसालें पेश किया। ग्रेटर गेम हमेशा बहुत लंबा सफर तय करती है, जिस तरह अमेरिका ने फ्यूचर को भांपते हुए किया। हमारी गलती ये है कि हमको जो करने को कहा गया हमने उसका उल्टा किया। जो मुसलमान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अरूज पर गए वो कुरान से सारी हिदायत लेते थे, बाकी सब कुछ जिम्नी था, लेकिन असल मरकज हिदायत कुरान था। हमारा जवाल तब शुरू हुआ जब हमने बाकी कौमों को सामने रखकर कुरान को पसे पुश्त डालकर जब इस्लाम के दुश्मनों की जिंदगी को पैमाना बनाकर जिंदगी गुजारना शुरू की। कुरान बस मुदारिस तक रह गया, वो भी जिसको तलीम किया जाता तफसीर के बगैर किया जाता। कुरान की बजाय बाकी किताबों को मुकद्दम किया गया जिनमें मिलावट थी। जो मुसलमान अरूज पर थे अल्लाह ने उनको हुकूमत बख्शी थी, वो अमल के लिए कुरान को पढ़ते थे, इसी से हिदायत लेते थे। जो कुरान कहता वो उनकी जिंदगी का मकसद बन जाता कि ये करना है। अगर किसी चीज के बारे कुरान ने हुक्म दे दिया सो दे दिया, उस पर सारे तस्लीम खुम कर देते। जिससे रोका उससे रुक जाते। कुरान टोटली अमल की किताब थी। फिर बाद में क्या हुआ, कुरान को बस तावीज़ों इतना पढ़ने पर इतनी नेकियां मिलती हैं, यानी बस सवाब के घर से पढ़ने तक महदूद कर दिया गया। अब बस इतना ताल्लुक कुरान से रह गया है कि जब कोई मरने लगे तो यासीन पढ़ दो ताकि जान आसानी से निकल जाए। घर नया बनाया तो वहां जाकर रख दो, जिन वगैरह यहाँ से भाग जाएंगे। बस इन कामों के लिए कुरान रह गया, हिदायत के लिए पढ़ना छोड़ दिया गया। जो कुफ्र को छोड़कर इस्लाम की तरफ आए थे वो कुफ्र को कुफ्री समझते थे। कोई छोटा गुनाह नहीं होता, कोई बड़ा गुनाह नहीं होता, गुनाह गुनाह होता है, ये उनका ईमान था। काफिर तो तब भी थे, काफिरों का कल्चर तो तब भी था, लेकिन मुसलमान उन काफिरों और उनके कल्चर से ऐसे ही नफरत करते थे जैसे गंद से की जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़े तौर पर यह बार बार कहा है कि हमने ये किताब लिसान अरबी में इसलिए नाजिल की ताकि तुम इसको समझ सको, लेकिन हमें इस तरह गाइड किया गया कि इसको समझे बगैर सिर्फ अल्फाज के दोहरात देने से नेकियां मिल जाती हैं। ऐसा चक्कर दिया गया कि कुरान को समझना बेमानी हो गया। बगैर समझे इसके अल्फाज को दोहरा देना बस मकसद यही रह गया। दुनिया में ऐसी कोई और किताब नहीं जिसके साथ हम ये करते हो। क्या हमने खुद से ये पूछा है कि हम इसके साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैं एक बुजुर्ग की बातें सुन रहा था, वो सही फरमा रहे थे कि ये सब बस इसलिए किया गया कि कहीं कुरान की बातें समझ ना आ जाएं। ये साजिश सदियों से चली आ रही है कि बस लोगों को इस पर लगा दो कि वो बगैर समझे इसको दोहराते जाएं। तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क है जिनके पास ये किताब नहीं है? फर्क ये है कि हम दोहरे मुजरिम हैं। ये किताब हिदायत थी, इसमें हर मसले के नुस्खे थे, हर मर्ज की शफा थी, लेकिन हम इसको बस दोहराते चले जा रहे हैं। आज के ज्यादा हाफिज साहिबान ने बस हिफ्ज किया हुआ है, मानी और तफसीर जानने वालों की तादाद बहुत कम है। मजीद बुजुर्ग ने फरमाया कि ये कुरान बस किरत तक महदूद कर दिया गया है। कुरान में लिखा है कि चोरी करने वाला या चोरी करने वाली के हाथ काट दिए जाएंगे। अब इसको किरत के साथ जितनी खूबसूरत आवाज में पढ़ते जाओ, मानी तब्दील नहीं हो सकता। कुरान के आने का मकसद इसमें मौजूद हिदायत और अहकामात को नाफिज करना था, ना कि ये करना जो कि अब मॉडर्न सिविलाइजेशन में हो रहा है। ये है हमारी पस्ती का सबब, जिसको हमारा दुश्मन बैठकर इंजॉय कर रहा है। इरादा खुदाबंदी तो इस्लाम का गलबा और मुसलमानों की सरबुलंदी है, लेकिन हम खुद के साथ क्या कर रहे हैं? कभी खुद से पूछा है हमने? मॉडर्न सिविलाइजेशन ने साजिश की और हमने तकमील तक पहुंचाया। ऐसे हालात में हमारे मुआशरे में ऐसे लोग पैदा होते हैं जो कि इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं, ऐसे लोग पैदा होते हैं जो मुसलमान कहलाते हैं, ऐसे लोग पैदा होते हैं जो गोरों की खुशी के लिए ऐसे काम करने की तबलीग स्टूडेंट्स में करते हैं जो इस्लाम में हराम है। फिर क्यों ना अल्लाह ताला हमको हटाकर किसी ऐसे को लेकर आए जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक निजाम खड़ा कर सके? क्यों हम इस पर सोच विचार नहीं करते? किसने रोका हुआ है? झिंझोड़े खुद को मर तो एक दिन जाना है, क्यों ना अच्छा काम करके मरे। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। इस निजाम को हमने खुद तब्दील करना है, सो करें। मैं बस इतना ही आपको समझा सकता हूँ, स्पेशली इस वीडियो में। मजीद वीडियोस में ऐसी बातें मैं आपको समझाता रहूंगा। तो बस मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपसे गुजारिश है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।